हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं CTAT 2016 का पेपर 2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है पेपर 2 और ये हमारा सेट है वो है M। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सेट है M। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी CDP के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि है पार्ट 1, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 30। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a good example of scaffolding? Learning of a problem solving task till the student is able to do it by herself। अगर आपने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा है या आपने मचान के बारे में पढ़ा है, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में पढ़ा है, वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ा है, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब उस तरीके की हेल्प होती है, उस तरीके की सपोर्ट होती है जो कि जितनी नीडेड होती है हमें उसी समय उतनी ही देनी होती है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, बट जितनी नीडेड है उतनी ही सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके बच्चे को दे देना है, या सब कुछ रेडी करके रेडी टू ईट मटेरियल आपको बच्चे को दे देना है। चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, क्या कहा गया है यहाँ पे कि आप उसको रिवॉर्ड ऑफर कीजिए? बिल्कुल नहीं। टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, ये कह दें कि उसको वो खुद ही कर सकती है अगर वो उसको बार बार ट्राई करे। तो आपने क्या हेल्प की है यहाँ पे? आपने किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं की है। प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, लग रहा है कुछ बात बन रही है यहाँ पे। टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। बच्चे को हम बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आप घर नहीं जा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ये वाला आंसर, प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसमें कि उसको जहाँ पे कठिनाई हो रही है, उसको जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है, वो पार्ट आपने सॉल्व कर दिया और बाकी रिमेनिंग वो खुद ही सॉल्व कर लेगा। यही होता है स्कैफोल्डिंग, जो कि हमें वेरी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए जब भी हम टीचिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Your class has learners with different learning styles. To assist them, you would give them. आपकी जो क्लास है उसमें लर्नर्स हैं वो बहुत सारी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका जो सीखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। कई बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे सुनकर जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे आप कह सकते हैं कि जब आप उन्हें लिखवाते तो वो जल्दी सीखते हैं। तो सबकी लर्निंग एबिलिटीज़ अलग अलग है। टू असेस देम यू वुड गिव देम, अब जब उनका आप इवैल्यूएशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि आप जब उनका आकलन करेंगे तो आप कैसे आकलन करेंगे? फर्स्ट हमारा ऑप्शन है अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सब्सिक्वेंटली लेबल द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट। क्या बात कही गई है यहाँ पे? आप क्या कीजिए, लेबल कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे कर दीजिए इंटेलिजेंट है और ये बिल्कुल वर्स्ट है या बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल इसमें कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जहाँ पे हम बच्चे को लेबल कर रहे हैं उसके मार्क्स के बेसिस पर, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारा द सेम सेट ऑफ टेस्ट एंड टास्क। बिल्कुल टास्क और टेस्ट जो है अगर वो सेम देंगे तो हम अलग क्या कर रहे हैं भाई? जब बच्चों की लर्निंग स्टाइल ही डिफरेंट है तो अगर हम उन्हें सेम सेट ऑफ टास्क और टेस्ट दे रहे हैं तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे जब वो अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं और आप एक ही चीज़ उन्हें प्रोवाइड करें तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। अ वेराइटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट हो सकता है ये आंसर हो। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन, द सेम टाइम टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट। बिल्कुल नहीं, सेम टाइम ये हो सकता है कि इवैल्यूएशन का पार्ट हो, ऐसा हम ऐसे में कर सकते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है कि लर्नर्स के डिफरेंट तरीके की लर्निंग स्टाइल्स है। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है एज अ टीचर? तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ये होगा, अ वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट। बिल्कुल वैरायटी ऑफ टास्क लेके आएंगे आप, डिफरेंट तरीके के टास्क लेके आएंगे जो कि बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स को सूट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। बिल्कुल डीप डिस्कशन में आपके साथ कर रही हूँ क्वेश्चंस का। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
Nowadays, there is a tendency to refer to wrong concepts of children as alternative conceptions. This could be attributed to, क्या कहा गया है कि आज के टाइम में, आज जब हम देखते हैं तो बच्चों के जो कॉन्सेप्शंस होते हैं, बच्चा कोई कॉन्सेप्ट लेके आया है, अगर बच्चा ये कॉन्सेप्ट लेके आया है कि जब ट्रेन चलती है तो उसके साथ में पेड़ भी चलता है, तो हमें उससे रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं कहना है, हमें उससे कहना है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, मतलब उनके कॉन्सेप्ट भी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो गलत नहीं है, वो अलग तरीके के कॉन्सेप्शंस है। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, क्या मतलब निकलता है इस चीज़ से कि जब आप उन्हें रॉन्ग कॉन्सेप्शंस की जगह अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है, देखते हैं क्या आंसर होता है। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बी न्यूसेंस्ड एंड देयर बीइंग पैसिव इन देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल नहीं, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा वो कुछ सीख नहीं सकता है। कभी भी पैसिव जैसे वर्ड्स को आप करेक्ट नहीं मानेंगे कि वो पैसिवली बैठा रहे, सिर्फ और सिर्फ वो देखता रहे, सिर्फ और सिर्फ वो टीचर को सुनता रहे, बिल्कुल गलत बात है। Recognition that children are capable of thinking and their thinking is different from that of adults. ये सोचे हम, बिल्कुल बात बन रही है यहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो भी सोच सकते हैं, बिल्कुल वो भी उतना ही सोचते हैं जितना हम सोचते हैं, जितना अडल्ट सोचते हैं, बट उनकी थिंकिंग का पैटर्न, उनकी थिंकिंग का तरीका, वो उनकी जो थिंकिंग है वो हमसे डिफरेंट होती है। अमाउंट में नहीं, काइंड में डिफरेंट होती है, तरीके में डिफरेंट होती है। ओके, सो हो सकता है ये हमारा आंसर हो। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, यूजिंग फैंसी टर्म्स टू डिस्क्राइब चिल्ड्रंस एरर, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख दिया, बहुत लंबा चौड़ा नोट लिख दिया है, डैश 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 इज आर योर मिस्टेक, प्लीज़ ये करेक्ट कीजिए आप, जैसे कि हम लोग करते हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल ये गलत बात है। फोर्थ ऑप्शन इज चिल्ड्रन बीइंग टॉट ऑफ एज एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग, ठीक है, हम ये सोचें कि वो जो है बिल्कुल अडल्ट की तरह ही सोचते हैं, ये हमें नहीं सोचना है कि वो अडल्ट की तरह ही सोचते हैं, वो अडल्ट जितना ही सोचते हैं बट उनकी थिंकिंग का तरीका अलग होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, रिकॉग्निशन दैट चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, कि वो सोच सकते हैं और जो उनकी थिंकिंग है वो बड़ों से कुछ तरीके में, कुछ काइंड्स में अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल इन अ मिडिल क्लासरूम, बिल्कुल एक टीचर का रोल क्या है मिडिल क्लासरूम में, ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में, क्या टीचर का रोल होना चाहिए। डिस्करेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड फोकसिंग ऑन यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव, देखिए क्या कहा गया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को डिस्करेज कीजिए। सबसे पहले नेगेटिव वर्ड देख लीजिए, डिस्करेज, डिस्करेज बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता हमारा, जहाँ पे भी बिल्कुल आप कह सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ हो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। ओके, यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू गिव लेक्चर्स, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखिए आप प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव ज़रूर बना सकते हैं, बट ये कोई टीचर का रोल नहीं है कि आपने पावर पॉइंट पीपीटी आपने रेडी कर दी, वो आप चला रहे हो और उसी से आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप उसे कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली आपको बच्चों के साथ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ आपको अपना एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही वो बेटर समझ पाएंगे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्कशन हो सकता है ये आंसर हो। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू कम्पीट अमंग देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट पोजीशन, बिल्कुल गलत, कभी भी बच्चों को कंपटीशन के लिए हमें प्रमोट नहीं करना है, कभी भी उन्हें ये नहीं सिखाना है कि आपको फर्स्ट आना है। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करते हैं तो हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, हमें इस चीज़ पर फोकस करना होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्कशन, बिल्कुल जहाँ पे डिस्कशन होगा, जहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं पियाजे पे, वाइगॉत्स्की पे, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कि ये बिलीव करते हैं कि बच्चा जब तक हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेगा, जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कुछ भी सीख नहीं सकता है। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। मोटिवेशन और लर्निंग, जिसको कि हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, लर्निंग को अधिगम कहते हैं, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग, क्या कहा गया है कि मोटिवेशन का कोई रोल ही नहीं है,
बिल्कुल भाई रोल है, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो कहाँ से कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे। सो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। देखिए ये टैग वर्ड्स है, ओनली जहाँ पे भी आ जाए आप ये समझ लीजिए मोस्टली टाइम्स वो वाला आंसर हमारा गलत होता है। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, बिल्कुल ये गलत बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स उसको अट्रैक्ट करेगी। हाँ अगर मैं फर्स्ट आया तो पापा मुझे ये दिला देंगे, हाँ अगर मैं सेकंड आया तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर मेरी इतने परसेंटेज आए तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, आप उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो, उनको लालच दे रहे हो कि इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये कुछ समय के लिए काम ज़रूर कर सकती है ये चीज़, पर लाइफ लॉन्ग ये चीज़ काम नहीं कर सकती। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन अ डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड। मे बी दिस कैन बी द आंसर। लेट्स look at the fourth option. Learning is effective only when the students are extrinsically motivated by external factors. सेम चीज़ यहाँ पे extrinsically जो भी बात है हमारी, जो बाह्य रूप से बाह्य कारणों से प्रभावित होके ही लर्निंग कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। थर्ड ऑप्शन अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रब कर देती हूँ। देखिए लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन अ डिज़ायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड। लर्निंग सिर्फ और सिर्फ तभी इफेक्टिव हो सकती है जब स्टूडेंट अंदर से, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, अंदरूनी तौर पर वो क्या हो, मोटिवेटेड हो और उसके अंदर डिज़ायर हो लर्न करने का, कुछ सीखने का, कुछ नया करने का, तो ही आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए हम संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखते हैं, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाते हैं समय के अनुसार। कुछ चीज़ हमने ऐसी सुन ली, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है हमसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बट जब आप मोटिवेटेड रहते हैं, जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली अपने फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। लर्निंग से रिलेटेड, अधिगम से रिलेटेड कौन सा जो एक स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस। क्या कहा गया है, पैसिव, फिर से पैसिव वर्ड आ गया, बिल्कुल नहीं। रिसेप्टिव, जब आपने, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है या आपने लैंग्वेज सीटेट में इंग्लिश चूज़ किया है तो आपने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में सुना होगा। लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होती है, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, मैंने भी आपको शायद बताए थे अपने वीडियोस में, एक बार और देख लेते हैं। LSRW, आई होप ये कलर आपको दिख रहा हो, चलिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, ओके, रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये लिसनिंग वाला और ये रीडिंग वाला, ये होते हैं रिसेप्टिव, जिनके अंदर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं, जो जैसा है वो वैसा ही है। बट अगर हम बात करें स्पीकिंग की, मतलब बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, इसके अंदर हम एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये गलत बात है कि पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं है। लर्निंग डज नॉट डिपेंड अपॉन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल गलत बात है। लर्निंग जो है वो हमेशा हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ, टीचिंग ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो उसमें भी ये होता है कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को इस नए टॉपिक के साथ में कनेक्ट कर सके। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन ऑफ स्किल्स ही नहीं है कि आपने स्किल्स एक्वायर कर लिया, आपने LSRW को सीख लिया या कोई आपने स्किल एक्वायर कर लिया, यही लर्निंग नहीं है, यही सिर्फ अधिगम नहीं है। ओके, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। बिल्कुल, देखिए सिर्फ किताबें पढ़ के ही आप सीख नहीं सकती। जब आप समाज में होते हैं, वाइगॉत्स्की को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सोशल इंटरैक्शन, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ बैठना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना भी लर्निंग होती है, अधिगम होता है। तो हमारा आंसर होगा ये वाला करेक्ट। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक है, बच्चों को कौन सी इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे कि बच्चे सीखने के लिए, मतलब वो सीखना चाहें, कुछ समझना चाहे, कुछ लर्न करना चाहें, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? क्या आप उनको रिवॉर्ड देंगे, सिर्फ और सिर्फ तोहफे देते रहेंगे,
स्टार्स देते रहेंगे, तो ये पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करेंगे उनको बाह्य तौर पर, जो कि लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता। डायलॉग देंगे, हो सकता है क्या सिर्फ उनको लेक्चर सुनाते रहेंगे बैठा के और बस बोलते जा रहा है टीचर, बोलते जा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। या आप सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि चलिए आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो उसमें बच्चे ने एक्टिविटी तो की ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा डायलॉग। बिल्कुल, जब वो संवाद करेगा